सभी साथियों को नमस्कार। देखिए, आज के सेशन में हमारी चर्चा का विषय है स्कूल व्याख्याता जीके बैच के तहत आज से हम जो टेस्ट सीरीज शुरू करने जा रहे हैं आरपीसी फर्स्ट ग्रेड के लिए। इसमें ये टेस्ट सीरीज डेली टारगेट बेस पर होगी, यानी डेली आपको एक टारगेट मिलेगा एक टॉपिक पर और उस टॉपिक को पूरे दिन भर आपको अचीव करना है। उस टॉपिक को मतलब अच्छे तरह से तैयार करना है और शाम को यानी रात्रि 9 बजे इस टॉपिक से संबंधित स्कूल व्याख्याता जीके बैच ग्रुप में 9 बजे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से टेस्ट हुए, यानी इस टेस्ट की पीडीएफ भी आपको मिलेगी। आप पीडीएफ के माध्यम से देना चाहें तो उस प्रकार से दे सकते हैं और ऑनलाइन लिंक के थ्रू भी आप टेस्ट दे सकते हैं। तो आज दिनांक 5 अक्टूबर डेली टारगेट के तहत आज का हमारा टॉपिक है गुप्त काल में साहित्य, कला व स्थापत्य विज्ञान का विकास। तो हमारा ये वीडियो बनाने का उद्देश्य है कि इस टारगेट को हमें किस प्रकार से आज कंप्लीट करना है। देखिए, सबसे पहले इस टारगेट को कंप्लीट करने के लिए आपको पूर्व परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न गुप्त काल में साहित्य, कला, विज्ञान व स्थापत्य विज्ञान जो ये टॉपिक है इससे संबंधित पूर्व के एग्जाम्स में, चाहे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड हो या अन्य कोई एग्जाम हो, वहाँ पे आए हुए प्रश्न को देखना है। सबसे पहले उन प्रश्नों को देखें। उन प्रश्नों को देखने के बाद आपको आइडिया लगेगा कि इस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं और इस प्रकार से प्रश्न आगे पूछे जा सकते हैं। उनके बाद में फिर आपको इस टॉपिक को अपनी कोई बुक है उससे या फिर जो पीडीएफ मैंने सामग्री टेलीग्राम पर उपलब्ध कराई ग्रुप में, उससे आप इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ें। फिर एक बार पढ़ने के बाद वापस इस टॉपिक को दोबारा पढ़ें और दोबारा जब पढ़ने लगे उस समय आपको अच्छे से नोट्स तैयार करने, यानी जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जो जो फैक्ट एग्ज़ाम में पूछने लायक है, उनको आप नोट्स के माध्यम से तैयार करते जाइए। उसके बाद में जब नोट्स कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद में आपको फिर से उन नोट्स को पढ़ना है। फिर आप उन नोट्स को पढ़ें आराम से और उसके बाद में इस टॉपिक से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस किसी बुक में या पीडीएफ में आपके पास जो भी सामग्री है उसमें जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इस टॉपिक से संबंधित दिए हुए हैं उनको आप देखें, उनको हल करने का प्रयास करें। तो इस प्रकार से आपको तैयार करना है और फिर शाम को 9 बजे टेस्ट के लिए तैयार रहिएगा। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सी बुक्स हमें पढ़नी है। पहले हम वो क्वेश्चन देखते हैं जो कि अभी तक आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में पूछे गए हैं। ये देखिए, वर्ष 2011 से लेकर 2022 तक आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की परीक्षाओं में गुप्त काल में जो कला, विज्ञान, साहित्य का टॉपिक है उससे आए हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों का यहाँ पे संकलन किया गया है। हालांकि अन्य एग्जाम में भी अगर इस टॉपिक से संबंधित कोई क्वेश्चन है तो वो भी इम्पोर्टेंट है। मैंने सिर्फ फर्स्ट ग्रेड के क्वेश्चन लिए यहाँ पे। देखिए, इसमें फर्स्ट ग्रेड 2011 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, पद्मगुप्त द्वारा रचित ग्रंथ का नाम था काव्य मीमांसा, विक्रमांक देवचरित, कथास्तरी सागर, नवसाहस सांगचरित। उत्तर यहाँ पे हम नहीं देखेंगे क्योंकि सारे प्रश्न शाम को टेस्ट में मिलने वाले, तो वहाँ पे आप आराम से देखिए। हमारा उद्देश्य किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, नालंदा विश्वविद्यालय में रत्न सागर क्या था? फर्स्ट ग्रेड 2013 में क्वेश्चन आया है। पुस्तकालय, अध्यापक का नाम, छात्रावास या हॉस्टल या विषय। फर्स्ट ग्रेड 2013 में क्वेश्चन आया है, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही नहीं है? रचनाएं हैं विशाखदत्त, देवीचंद्र गुप्तम, आर्यभट्ट, लघु जातक, पालकाप्य, हस्तायुर्वेद, वराहमिहिर, पंच सिद्धांत। फर्स्ट ग्रेड 2018 में क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सी संस्कृत रचना गुप्त काल में नहीं रची गई थी? कामंदक नीतिसार, ऋतुसंहार, कामसूत्र, विक्रमांक देवचरित। फिर नेक्स्ट देखिए, फर्स्ट ग्रेड 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ गुप्त काल में रचा गया है? वृहत कथा, अमरकोश, काव्य मीमांसा, सोपनवास वधता। अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल का निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर मध्य प्रदेश में अवस्थित नहीं है? फर्स्ट ग्रेड 2018 में भूमरा का शिव मंदिर, नचना कुठार का पार्वती मंदिर, देवगढ़ का दशावतार मंदिर और तिगवा का विष्णु मंदिर। फिर देखिए, अभी जो 2022 में एग्जाम है उनमें क्वेश्चन पूछा गया है, किरातार्जुनीयम किसके द्वारा लिखित है? फर्स्ट ग्रेड 2022 भास, भारवी, शूद्रक या कालिदास। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक है कालिदास का नहीं माना जाता है? फर्स्ट ग्रेड 2022 अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, हयग्रीव वध, विक्रमोश्रियम।
गुप्तकालीन दशावतार मंदिर कहाँ स्थित है? फर्स्ट ग्रेड 2022। फर्स्ट ग्रेड 2022 हुआ, इसमें अलग अलग ग्रुप से पेपर हुए थे, इस प्रकार से क्वेश्चन ज़्यादा बने। अजंता, एलोरा, देवगढ़, एलिफेंटा। निम्न में से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? फर्स्ट ग्रेड 2022। ऋतुसंहार, रघुवंश, मृच्छकटिकम, मेघदूत। मुद्रा राक्षस और देवीचंद्र गुप्तम के रचयिता कौन है? फर्स्ट ग्रेड 2022। शूद्रक, कालिदास, वसुबंधु, विशाखदत्त। निम्नलिखित में से कौन सा गुप्तकालीन पाषाण प्रतिमा नहीं है? ये फर्स्ट ग्रेड संस्कृत विभाग का जो 2022 का एग्जाम हो उसमें आया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सी गुप्तकालीन पाषाण प्रतिमा नहीं है, यानी पत्थर की प्रतिमा नहीं है? देवगढ़ की शेषशाही विष्णु, सारनाथ की धर्मचक्र परिवर्तन मुद्रा, सुल्तानगंज बुद्ध मूर्ति या उदयगिरी गुफा के वराह। तो साथियों 2011 से लेकर 22 तक ये कुल क्वेश्चन 10 या 12 क्वेश्चन है, यही प्रश्न पूछे गए। तो आप इनसे ये आइडिया लगाइए कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए। देखिए ज़्यादातर क्वेश्चन मेरे ख्याल में साहित्य से संबंधित पूछा गया। देखिए जैसे कालिदास की रचनाएं हैं, मुद्रा राक्षस है, देवीचंद्र गुप्तम के रचयिता, कालिदास का नाटक, ये देखिए किरातार्जुनीयम के लेखक, ये यहाँ पे ग्रंथ आ गया वापस। ये देखिए संस्कृत रचना कौन सी गुप्त काल में नहीं रची गई है। तो साहित्य पर ज़्यादा विशेष जोर दिया गया। बाकी इस टॉपिक को पढ़ते वक्त आपको साहित्य को प्राथमिकता देना है। उसके अलावा जो गुप्त काल में जो मंदिर कला है, स्थापत्य कला के तहत जो मंदिर बने हैं, कौन सा मंदिर कहाँ पर स्थित है, या कोई विशेष प्रमुख तथ्य मंदिरों से संबंधित, उसको ध्यान में रखना है। तो यहीं से प्रश्न बनने, कोई ज़्यादा डीपली क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे। एक या दो क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं इस टॉपिक से। मिनिमम एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है और कभी कभी दो क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। अब देखिए आपने पूर्व एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन देख लिए। मैंने जो फर्स्ट ग्रेड में क्वेश्चन आए वहीं सिर्फ आपको बताएं। इसके अलावा भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए, वो भी आप देख सकते हैं अगर आपके पास कोई बुक माध्यम या कोई सोर्स हो तो। इसके बाद में हमारा काम है कौन सी बुक्स पढ़ना है। तो देखिए मैंने आपको टेलीग्राम पर ऑलरेडी बता रखी है कि आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर के लिए सबसे पहले आपको पवन भंवरिया सर की जो बुक है, बहुत ही बेस्ट बुक है, शानदार बुक है, वो परचेज करनी है। दूसरे नंबर पर आप जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड आरबीएससी की कक्षा 12 की जो बुक है भारतीय इतिहास, उसके तहत गुप्त काल में कला और साहित्य विज्ञान से संबंधित सिर्फ 1 या 2 पेज में टॉपिक दिया हुआ है, तो वहाँ से प्रश्न बनने की संभावना है, तो वो पढ़े। 2 बुक ये हो गई। इसके अलावा आप जैसे और कोई कंपटीशन की बुक्स आती है वो देख सकते हैं। तो 2 या 3 बुक से आप इस टॉपिक को कवर करें, ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतने हार्ड लेवल के क्वेश्चन पूछे नहीं जाएंगे। क्योंकि टॉपिक है जो है इसे एक मिनिमम या 2 क्वेश्चन आने हैं, तो ज़्यादा डीपली जाने की ज़रूरत ही कहाँ है। इस प्रकार से ये पवन भंवरिया सर की बुक है, इसके तहत ये टॉपिक दिया हुआ है। इसमें गुप्त काल और मुगल काल साथ ही है, यानी सिलेबस में भी दोनों टॉपिक साथ है, हमने अलग किया इसको। तो ये इस बुक में दिया हुआ है मैटर, बहुत ही अच्छी तरीके से इसमें दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे थोड़ी गुप्त साम्राज्य में संबंधित जानकारी है। इसके अलावा देखिए गुप्तकालीन कला व साहित्य से संबंधित इसमें मैटर दिया हुआ है। गुप्त काल के प्रमुख मंदिर है, गुप्त काल की प्रमुख मूर्तियाँ। ये देखिए गुप्त काल में प्रमुख कौन कौन से चित्र बने हैं, कौन सी गुफा में कौन सा चित्र बना है, इस प्रकार से मृण मूर्ति कला। गुप्तकालीन साहित्य के बारे में इसमें अच्छी तरह से दिया हुआ है। ये देखिए गौरव सिंह गाणेराव सर की बुक है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के लिए, गुप्त युगीन कला साहित्य और विज्ञान। इसमें भी अच्छी तरीके से मैटर दिया हुआ है, आप यहाँ से भी कवर करें। गुप्तकालीन प्रमुख मंदिर देखिए इसमें दिए हुए हैं। ये देखिए बहुत ही शानदार लेखनी चली है इनकी। अजंता की चित्रकला, बाघ की चित्रकला, चित्रों सहित इसमें दिया हुआ है।
इसमें भी शानदार कलेक्शन किया गया है। प्रमुख है लेखकों की देखिए रचनाएं यहाँ पे दी हुई है। मृच्छकटिकम, मुद्रा राक्षस, देवी चंद्रगुप्तम, सभी रचनाएं लगभग इसमें समाहित की गई है। कालिदास की रचनाएं हैं। विज्ञान एवं तकनीक से संबंधित जो टॉपिक है उससे संबंधित मैट्रिक्स में दिया हुआ है। ये देखिए कक्षा जो 12 है, आरबीएससी कक्षा 12 की जो भारतीय इतिहास की बुक है उसमें इससे संबंधित ये मैटर दिया हुआ है। गुप्त कला, साहित्य, विज्ञान का विकास, इसको हम थोड़ा सी देखते हैं। देखिए प्राचीन भारत में स्थापत्य, मूर्ति एवं चित्रकला आदि क्षेत्रों में विकास की चरम सीमा गुप्त काल में ही प्राप्त होती है। इस युग की कला में भारतीयकरण, सौंदर्य अभिव्यक्ति, भाव चित्रण एवं आध्यात्मिकता का अंकन उल्लेखनीय है। इस काल की कला में रूढ़िवादिता का अभाव, स्वाभाविक एवं यथार्थवादिता का अंकन, सांस्कृतिक प्राकृतिक सौंदर्य के अनुरूप सृजन, आध्यात्मिक आदर्श, कला तकनीकी को सादगी और अभिव्यंजना, लावण्य और लालित्य का संयमित प्रदर्शन मिलता है। वास्तुकला, इस काल में मंदिर वास्तु के विकास के साथ साथ इसके शास्त्रीय नियम भी निर्धारित हुए। गुप्तकालीन मंदिर नागर शैली के उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है यहाँ पे कि गुप्तकालीन जो मंदिर है किस शैली के उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, नागर शैली के। आधार पीठिका, गर्भगृह, सभा मंडप, शिखर, अंतराल, प्रदक्षिणापथ तथा द्वार पर गंगा यमुना की मूर्तियाँ आदि इनकी सामान्य विशेषताएं हैं। किनकी? गुप्तकालीन मंदिरों की। गुप्तकालीन मंदिरों की ये सामान्य विशेषताएं हैं कि इनमें आधार पीठिका बनी हुई है, गर्भगृह बना हुआ है, सभा मंडप है, ये सभा मंडप है, इन पर शिखर है, अंतराल, प्रदक्षिणा पथ और इनके मंदिरों के द्वार पर गंगा यमुना की मूर्तियां स्थापित की गई है। तो ये इन मंदिरों की विशेषताएं हैं। ये ईंटों व पत्थरों से निर्मित है। इम्पोर्टेंट, गुप्त काल के जो मंदिर है किससे निर्मित है? ईंटों से भी है और पत्थरों से भी, दोनों से है। ईंटों से भी निर्मित है, पत्थरों से निर्मित। हालांकि अधिकांश मंदिर, ध्यान रखिएगा, गुप्त काल में अधिकांश मंदिर पत्थरों से निर्मित है, यानी पाषाण से निर्मित है। एक तो 2 मंदिर ऐसे हैं गुप्त काल में, एक तो शायद सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर है और एक इसके अलावा और है। ये 2 मंदिर सिर्फ ईंटों से बने, बाकी अधिकांश मंदिर गुप्त काल में पत्थरों से निर्मित है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि गुप्त काल के अधिकांश मंदिर मध्य प्रदेश में अवस्थित है, तो ये फैक्ट भी ध्यान रखें। फिर देखिए तिगवा का विष्णु मंदिर, भूमरा का शिव मंदिर, नाचना कुठार का पार्वती मंदिर, भीतरी गांव का लक्ष्मण मंदिर और देवगढ़ का दशावतार मंदिर आदि प्रमुख मंदिर है जो कि गुप्त काल में प्रसिद्ध थे। इनको ध्यान में रखिएगा। ये देखिए इसमें चित्र सहित दिए हुए हैं। दशावतार मंदिर जो कि देवगढ़ में है, लक्ष्मण मंदिर भीतरी गांव का ये रहा, ये ईंटों से निर्मित है सही, और समुद्रगुप्त का ये सिक्का छोड़िए। फिर देखिए इनमें है क्रमशः मंदिर की योजना, आकृति में सतत विकास दृष्टिगोचर होता है। इनके अतिरिक्त विहार, स्तूप, गुहा, चैत्य आदि निर्मित हुए हैं, जिनमें अजंता, बाग, एलोरा, उदयगिरी के गुहा के मंदिर, धम्मेक स्तूप व महाबोध विहार बोध गया मुख्य है। यानी गुप्त काल में इनके अलावा भी विहार, स्तूप, गुहा, चैत्य आदि भी निर्मित हुए, जैसे अजंता की चित्रकला है, बाग, एलोरा, उदयगिरी की गुफाएं हैं, इस प्रकार से। फिर बात करते हैं मूर्तिकला पर। मथुरा, सारनाथ और पाटलिपुत्र मूर्तिकला के प्रमुख केंद्र थे। मथुरा, सारनाथ और पाटलिपुत्र ये 3 गुप्त काल में मूर्तिकला के प्रमुख केंद्र थे। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। चौथा कोई और ऑप्शन देखिए कि निम्न में से कौन सा गुप्त काल में मूर्तिकला का केंद्र नहीं था। तो इनको तीनों को ध्यान में रखिएगा, मथुरा, सारनाथ और पाटलिपुत्र। मूर्तियाँ धातु, पत्थर व मिट्टी की बनाई जाती थी। गुप्त काल की जो मूर्तियाँ किससे बनाई जाती थी? एक तो धातु से, एक पत्थर से और एक मिट्टी से। धातु, पत्थर और मिट्टी तीनों ध्यान में रखिएगा, तीनों से मूर्तियाँ बनती थी गुप्त काल में। परिधानों की महत्ता, अलंकृत प्रभामंडल गुप्तकालीन मूर्तियों की विशेषता है ये।
परिधानों की महत्ता यानी वस्त्रों की महत्ता बढ़ी थी इसमें। जैसे कुषाण काल में नग्नता और कामुकता वो चरम सीमावर्ती, यहाँ पे उसको खत्म कर दिया गया। यहाँ पे वस्त्रों की ये प्रचलन हुआ, परिधानों का प्रचलन हुआ। और अलंकृत प्रभामंडल, विशेष केस सज्जा, बालों की शानदार सजावट, मुद्रा आसन, अलग अलग मुद्राओं में मूर्तियाँ बनाना, बैठना, खड़े होकर, जैसे बुद्ध की मूर्तियाँ प्राप्त हुई ना, खड़े बुद्ध की प्राप्त मूर्ति, बैठे बुद्ध की, शयन अवस्था में, इस प्रकार से। आध्यात्मिकता, सरलता व भारतीयकरण मूर्तिकला की प्रमुख विशेषताएं, यानी गुप्त काल में मूर्तिकला का बेहतरीन तरीके से विकास हुआ है। प्रतिमा निर्माण शास्त्रीय नियमों के अनुसार होता था। सुल्तानगंज की बुद्ध की मूर्ति प्राप्त हुई है। मथुरा से, ये सुल्तानगंज वाली ये तांबे की मूर्ति है। मथुरा से महावीर की, देवगढ़ व मथुरा की विष्णु, एरन व उदयगिरी की वराह की मूर्तियां यहाँ से प्राप्त हुई है। फिर देखिए, शिव के अर्धनारीश्वर रूप की रचना भी इसी समय हुई है, मतलब गुप्त युग में हुई है। शिव के अर्धनारीश्वर रूप की रचना किस युग में की गई? गुप्त युग में। तो मूर्तिकला के संबंध में ये चीज़ें इसमें दी हुई है। बात करते हैं चित्रकला के संबंध में। देखिए, गुप्त चित्रकला के सर्वोत्कृष्ट उदाहरण अजंता ग्वालियर की बाघ गुफाओं से प्राप्त हुई। अजंता और ग्वालियर की बाघ गुफाओं से गुप्त चित्रकला के सर्वोत्कृष्ट उदाहरण हमें प्राप्त होते हैं। अजंता के चित्रों में प्राकृतिक सौंदर्य, बुद्ध व बोधिसत्व तथा जातक ग्रंथों के वर्णनात्मक दृश्यों का अंकन हुआ है। सुंदर कल्पना, रंगों की प्रभा, रेखाओं का लालित्य, विषय वस्तु की विविधता, अभिव्यक्ति से संपन्नता व अभिव्यंजना के कौशल के कारण अजंता के चित्र अद्वितीय है। अजंता की गुफा संख्या 16 में उत्कीर्ण मन्नासन राजकुमारी के सहित अवलोकीश्वर, यशोधरा व राहुल आदि के चित्र प्रसिद्ध है। तो अजंता की कौन सी गुफा में मन्नासन राजकुमारी का चित्र बना हुआ है? गुफा संख्या 16 में। गुफा संख्या 17 के चित्र को चित्रशाला कहा गया है। अजंता की जो गुफा संख्या 17 है उसको क्या कहा गया है? चित्रशाला। इस गुफा में माता और शिशु का चित्र सर्वोत्कृष्ट है। किस गुफा में? गुफा संख्या 17 में, जिसको चित्रशाला कहा गया है। बाघ में 9 गुफाएं मिलती है। ये क्वेश्चन बन सकता है कि बाघ की जो गुफाएं, वहाँ से कितनी गुफाएं मिलती है? 9 गुफाएं। बाघ की चित्रकला से कितनी गुफाएं मिलती है? 9 गुफाएं। बाघ के भित्ति चित्र लौकिक जीवन से संबंधित है। बाघ के जो भित्ति चित्र है वो लौकिक जीवन से संबंधित है, जो तात्कालिक वेशभूषा, केश विन्यास, प्रसाधन आदि की जानकारी देती है। यहाँ संगीत एवं नृत्य आदि के दृश्य का एक प्रसिद्ध चित्र मिलता है। संगीत, नाटक, अभिनय कला, नृत्य कला की अद्वितीय उन्नति हुई है। समुद्रगुप्त का वीणा लिए हुए सिक्कों पर अंकित किया जाना उसके संगीत प्रेम को सिद्ध करता है। तो ये चित्रकला से संबंधित कुछ मैटर दिया हुआ है। आगे बात करते हैं साहित्य के बारे में। देखिए, गुप्त काल में साहित्य का अद्भुत विकास हुआ है। गुप्त काल में साहित्य का भरपूर विकास हुआ है। संस्कृत में, ये साहित्य में संस्कृत भाष एवं जटिल अलंकारिक शैली का विकास हुआ है। प्रयाग एवं मेहरौली आदि प्रशस्तियों की रचना हुई। किस काल में? गुप्त काल में। प्रयाग एवं मेहरौली प्रशस्तियों की रचना गुप्त काल में हुई। भास ने सोपनवासवदता के लेखक कौन है? भास। शूद्रक ने कौन सी रचना लिखी? मृच्छकटिकम। विशाखदत्त ने मुद्रा राक्षस। कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम आदि सुखांत नाटकों एवं रघुवंश जैसे महाकाव्यों की रचना की। कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम और रघुवंश नाटक लिखे। फिर देखिए, पुराणों, स्मृतियों, रामायण एवं महाभारत आदि ग्रंथों को अंतिम रूप दिया गया। किसमें? गुप्त काल में। पुराणों, स्मृतियों, रामायण, महाभारत को लिखी नहीं गई है, अंतिम रूप दिया गया। इनको अंतिम रूप गुप्त काल में दिया गया, ये ध्यान रखिएगा। संस्कृत व्याकरण का इसमें विकास हुआ गुप्त काल में। अमर सिंह ने अमरकोश रचना लिखी। चंद्र गोमिन की रचना है चंद्र व्याकरण, ये व्याकरण ग्रंथ है। इसके अलावा देखिए, विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र नामक जैसे नीति ग्रंथ लिखे
और ईश्वर कृष्ण ने सांख्य कारिका, दिंकनाग ने प्रमाण समुच्चय, सारी रचनाएं दिंकनाग ने प्रमाण समुच्चय, ईश्वर कृष्ण ने सांख्य कारिका, इंपॉर्टेंट रचनाएं आदि दार्शनिक ग्रंथों की रचनाएं की। पंचतंत्र नीति ग्रंथ है, इसके अलावा सांख्य कारिका और प्रमाण समुच्चय दार्शनिक ग्रंथ है। वाकपति राज का घोड़वो और परवर सेन का सेतुबंध आदि प्राकृतिक ग्रंथों की रचना भी इस काल में हुई है। तो बहुत इंपॉर्टेंट रचनाएं दी हुई है। इस युग में लौकिक साहित्य का बाहुल्य था। इस युग में लौकिक साहित्य का बाहुल्य था। गुप्त काल में हिंदू विधियों का संकलन। गुप्त काल में मनुस्मृति के आधार पर नारद, बृहस्पति, कात्यायन, याज्ञवल्क्य आदि स्मृतियों में कानून का संकलन हुआ। इनमें याज्ञवल्क्य व्यवहारिक दृष्टि से उपयोगी है। इसमें धर्म, वर्ण, आश्रम, विधि, समाज, प्रायश्चित, राज्य, शास्त्र आदि पक्षों का इसमें उल्लेख हुआ है। नारद स्मृति में व्यवहार व न्यायिक बहु विचार, बृहस्पति ने दीवानी व फौजदारी दोनों पक्षों का विवेचन किया है। ये कोई इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। फिर देखिए नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में इसमें क्या लिखा है। नालंदा भारत का प्रमुख शिक्षा का केंद्र था। संभवतः गुप्त सम्राट कुमार गुप्त प्रथम ने इसका निर्माण कराया। गुप्त एवं पूर्व मध्यकाल में इसकी ख्याति पराकाष्ठा पर थी। देश विदेश से छात्र शिक्षा ग्रहण करने यहाँ आते थे, जिनमें प्रवेश परीक्षा के माध्यम से होता था। प्रवेश किसके माध्यम से होता था? परीक्षा के माध्यम से। शिक्षकों एवं छात्रों की संख्या 10,000 से अधिक थी। यहाँ धर्म, विज्ञान, उद्योग, तर्क आदि की शिक्षा दी जाती थी। यहाँ विशाल पुस्तकालय भी था। गणमती, स्थिरमती और शीलभद्र यहाँ के प्रसिद्ध कुलपति थे। गणमती, स्थिरमती, शीलभद्र यहाँ के प्रसिद्ध कुलपति थे। फिर देखिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के संबंध में गुप्त काल में विज्ञान एवं तकनीकी की विभिन्न शाखाओं का उल्लेखनीय विकास हुआ। गुप्त काल में विज्ञान एवं तकनीकी विभिन्न शाखाओं का उल्लेखनीय विकास हुआ। इस काल में गणित, ज्योतिष, खगोल, रसायन और भौतिकी, आयुर्वेद, शल्य चिकित्सा आदि का विकास प्रमुख रूप से हुआ। आर्यभट्ट का गणित एवं ज्योतिष में विशेष स्थान था, जिन्होंने 10 गीतिक सूत्र और आर्याष्ट शतक ग्रंथों की रचना की। आर्यभट्ट की 2 रचनाएं इंपॉर्टेंट है, एक तो 10 गीतिक सूत्र, दूसरी है आर्याष्ट शतक। उन्होंने पृथ्वी गोल एवं उसके धुरी पर घूर्णन का सिद्धांत का विवेचन किया। किसने? आर्यभट्ट ने। प्रसिद्ध खगोल शास्त्री भास्कर प्रथम ने भाष्य नामक ग्रंथ व आर्यभट्ट के ग्रंथों 10 गीतिक सूत्र, आर्याष्ट शतक पर टीका लिखी। किसने? भास्कर प्रथम ने। आर्यभट्ट के जो ग्रंथ है 10 गीतिक सूत्र और आर्याष्ट शतक पर टीका किसने लिखी? भास्कर प्रथम ने। वराह मिहिर ने भारतीय एवं यूनानी ज्योतिष का समन्वय कर रोमक तथा पोलिस का सिद्धांत प्रतिपादित किया। वराह मिहिर ने पंच सिद्धांतिका, वृहत संहिता और वृहत जातक 3 ग्रंथों की रचना की, और ये बड़े इंपॉर्टेंट है। पंच सिद्धांतिका, वृहत संहिता और वृहत जातक तीनों की रचना किसने की? वराह मिहिर ने। आदि ग्रंथों की इन्होंने रचना की। उन्होंने वर्गमूल व घनमूल निकालने की पद्धति तथा खगोल विज्ञान की विस्तृत विवेचना की। ब्रह्मगुप्त ने गणित, ज्योतिष, खगोल शास्त्र पर ब्रह्मफुट सिद्धांत, खंड खाद्य के आदि ग्रंथ लिखे। ब्रह्मपुट सिद्धांत और खंड खाद्य के ग्रंथ किसने लिखे? ब्रह्मगुप्त ने। एवं गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। किसने किया? ब्रह्मगुप्त ने। फिर आगे देखिए औषधि शास्त्र का सिद्धांतिक पक्ष गुप्त काल में प्रबल हुआ। वाग्भट ने आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टांग हृदय की रचना की। तो अष्टांग हृदय के लेखक कौन है? वाग्भट। और ये अष्टांग हृदय का संबंध किससे है? आयुर्वेद से, ये ध्यान रखिएगा। धन्वंतरी एक प्रसिद्ध आयुर्वेदिक एवं शल्य चिकित्सक थे। नवनीतकम आयुर्वेद का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है।
इस समय वानस्पतिक औषधियों का प्रयोग होता है। पशु चिकित्सा पर भी ग्रंथ लिखे गए। पालकाप्य ने हस्तायुर्वेद नामक ग्रंथ लिखा। हस्तायुर्वेद के लेखकों ने पालकाप्य, जो हाथियों की चिकित्सा से संबंधित था। हस्तायुर्वेद का संबंध किससे है? हाथियों की चिकित्सा से। भौतिक एवं रसायन विज्ञान के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण अध्ययन हुए। कणाद ऋषि ने गुप्त काल में वैशेषिक दर्शन एवं अणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया। नागार्जुन रसायन तथा धातु विज्ञान के विद्वान थे। उन्होंने चांदी, सोना आदि खनिज पदार्थों के रासायनिक प्रयोगों से रोगों के निवारण को प्रमाणित किया एवं पारद का आविष्कार किया। तकनीक का विशेष ज्ञान श्रेणियों के पास था। धातुओं को रासायनिक क्रियाओं द्वारा पिघलाने तथा ढालने की कला की उन्नति हुई। महरौली का लौह स्तंभ सबसे उत्कृष्ट उदाहरण है। सुल्तानगंज में बुद्ध की 1 टन की तांबे की खड़ी मूर्ति प्राप्त हुई है। तो क्वेश्चन बने कि बुद्ध की 1 टन की तांबे की खड़ी मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? उत्तर क्या होगा? सुल्तानगंज से। सिक्के, आभूषण एवं मोहर भी तकनीकी उपलब्धि की साक्षी है। तो इस प्रकार से गुप्त काल में विज्ञान व तकनीक में अभूतपूर्व विकास हुआ। आगे क्या है? आर्थिक जीवन, ये हमें नहीं पढ़ना है। गुप्त काल के तहत कला, साहित्य, विज्ञान व तकनीकी का विकास, इससे संबंधित ये जो भारतीय इतिहास की पुस्तक है कक्षा 12 की, इसमें इतना मैटर दिया हुआ है और ये मैटर भी बहुत है, सफिशिएंट है। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। जैसे रचनाएं काफ़ी सारी इसमें दी हुई है, मंदिर वगैरह, मूर्तियाँ, चित्रकला, इनके बारे में इसमें दिया हुआ है। तो इसको भी आप अच्छे तरह से पढ़ें। बाकी इसके अलावा जो मैंने शुरू में पवन भवनिया सर, गौरव सिंह घाणेराव सर, और इसके अलावा भी आपके पास अन्य कोई सोर्स है तो वहाँ से पढ़े। कुल मिलाकर इस टारगेट को कवर करना है और अच्छे से नोट्स तैयार करने कि किस प्रकार के प्रश्न जो हमने शुरू में देखे थे, साहित्य वगैरह, मंदिर वगैरह, यहाँ पर ज़्यादा जोर देना। वहाँ से जो जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है नोट्स में बनाते चलिए और जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है आपके पास उनको हल कीजिए और फिर आप शाम को आज का जो जीके का टेस्ट है वो 9 बजे आयोजित होगा, उसको अटेंड कीजिए। तो साथियों, आशा करता हूँ कि इस वीडियो में, देखिए मेरा पढ़ाने का इसमें कोई उद्देश्य नहीं था। मूल उद्देश्य था कि हमारा जो डेली टारगेट है उसको किस प्रकार से हमें कवर करना है, उसको किस प्रकार से कवर करना। बाकी इतनी सारी बुक्स यहाँ पढ़ाना संभव नहीं है, आप अपने स्तर पर पढ़िए आराम से। बुक्स मैंने बताई है कौन सी बुक्स पढ़नी है, फिर इस टारगेट को कैसे कवर करना है। यानी पहले बुक्स को आराम से पढ़ना है, फिर दोबारा पढ़े, फिर नोट्स बने उनके अच्छे से, उसके बाद में फिर उन नोट्स का रिवाइज करें। नोट्स को पढ़े आराम से शाम तक, फिर जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है पूर्व एग्जाम में आए हुए प्रश्न उनको हल करें। एक ही तो टॉपिक है ना आज का, शाम तक इसी को कंप्लीट करना है और फिर आप 9 बजे टेस्ट दें। ये मेरा उद्देश्य था ये वीडियो बनाने का। तो आशा करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। तो मिलते हैं शाम को 9 बजे और आज का ये टारगेट इस प्रकार से आप कंप्लीट कीजिए। धन्यवाद।